हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तानिया। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तानिया टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज के वीडियो का टाइटल है जम्मू कश्मीर डीजीपी एचके लोहिया सब लोकतंत्र की वीडियो है। जो वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ जाके ओरिजिनल चैनल को भी सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो फ्रेंड्स, इनकी जो वीडियोस होती है ये मुझे काफ़ी लाइक फैक्ट के साथ थोड़ा सा कॉमेडी रहता है, तो मुझे इस तरह की वीडियोस काफ़ी अच्छी लगती है। चलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखते हैं, फिर देखने के बाद बातें करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। भटके हुए नौजवान, सताए हुए मासूम और विदेशी शक्तियों के बाद अब पेश है आतंकवादियों का नया नाम, मानसिक रूप से बीमार। यूपी में गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाला आईआईटी इंजीनियर अहमद मुर्तज़ा मानसिक बीमार था। हैदराबाद में देवी की प्रतिमा तोड़ने वाली महिलाएं मानसिक बीमार थी। झारखंड में चोर तबरेज अंसारी मानसिक बीमार था। और अब जम्मू में डीजी हेमंत लोहिया की सॉस की बोतल से गला रेतकर हत्या करने वाला नौकर यासिर अहमद, उसकी भी मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी। जो अब भी जिहाद का असली रूप नहीं पहचान पा रहे, मानसिक जांच तो उनकी होनी चाहिए। हेलो और नमस्कार मित्रों। शौर्य फिल्म के ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप सिंह याद हैं? उनकी 8 साल की बच्ची को उन्हीं के नौकर जमील ने दंगों के दौरान मार दिया था और इस घटना से वो कट्टर हिंदू बन गए तो फिल्म में उन्हें कट्टरता का दोष दिया गया था। लेकिन ब्रिगेडियर का असली सच क्या था, ये आपको देखना है तो बॉलीवुड ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और जाकर देखो ऑनेस्ट सीरीज़। वहाँ आपको कराची वुड फिल्मों की असली कहानी पता चलेगी। लेकिन अभी के लिए वापस आ जाते हैं हेमंत लोहिया जी पर। जम्मू कश्मीर के जेल विभाग के डीजी थे। 57 साल के थे, रिटायर होने वाले थे। उनकी पोस्टिंग तो जम्मू में थी, लेकिन अभी कश्मीर में अपने मित्र राजीव खजूरिया के पास आए हुए थे। नौकर यासिर अहमद भी साथ था। अपने कमरे में सोने गए और बाहर उनकी हत्या का समाचार ही आया। हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई थी और जिहाद के अनुसार। वैसे ही जैसे नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर उदयपुर के कन्हैया लाल की हत्या, जैसे नबी की गुस्ताखी करने पर लखनऊ के कमलेश तिवारी की हत्या, जैसे शांति प्रिय लड़की से प्रेम करने पर मेरठ के दीपक त्यागी की हत्या। सर तन से जुदा, क्योंकि 20 साल का गांव में रहने वाला दीपक त्यागी हो या जम्मू कश्मीर के डीजी, उनके लिए तो बस काफिर हैं। अब क्योंकि इतने बड़े अधिकारी की सुरक्षा में हथियार तो ले नहीं जा सकते, तो सॉस की बोतल को तोड़कर उसी से गला काट दिया। पुलिस वाले थे, अभी भी सेवा में थे, तो चुपचाप रहकर सरेंडर तो नहीं किया होगा। अंदर से दरवाज़ा बंद करके योजना से मारा गया है। शायद सोते हुए वार किए गए होंगे, शायद पीछे से वार किया होगा। जिहादियों की पुरानी आदत है पीछे से वार। कहते हैं डीजी साहब का बहुत भरोसा था नौकर यासीन पर। वैसे कन्हैया के हत्यारे भी भरोसे के थे। उनकी दुकान सेटअप करने में कन्हैया ने सहायता की थी। अमरावती के उमेश कोहले ने भी अपने हत्यारे के घर की शादी के लिए पैसा उधार दिया था। लेकिन जिहाद तो फिर जिहाद है ना। अच्छा, घटना की जानकारी भी अलग अलग जगह से अलग अलग आ रही है। नवभारत टाइम्स कह रहा है कि हत्या करने के बाद यासिर नीचे चला गया और दूसरे नौकर ने जब पूछा साहब कहाँ हैं, तो बोला सोए हुए हैं, और ऐसा कहकर घर से बाहर चला गया। लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह कह रहे हैं कि घर के लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। से काम करता था, वो कहीं पाँव में कोई थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक़्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्प एज्ड वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाज़ा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताबना लाते हुए उनकी डेथ हो गई। अगर नौकर दूसरे नौकर को बताकर गया था तो दरवाज़ा अंदर से बंद कैसे था? और अगर वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो वो बाहर कैसे आया, वहाँ से भाग कैसे गया? वैसे तो आतंक की तरह
नौकर का भी कोई मजहब नहीं होता, लेकिन क्योंकि श्रीनगर था तो मानकर चल रहे हैं कि दूसरा नौकर भी शांति दूत ही होगा। पुलिस नहीं, आर्मी के हवाले दूसरे नौकर को भी किया जाए तो पता चले कहीं सभी नौकरों ने मिलकर तो ये हत्या नहीं की। और बताया जा रहा है जब उसने हमले के बाद डीजी साहब को जलाने की कोशिश की तो घर के गार्ड्स ने धुआं उठता हुआ देखा था। अगर ऐसा है तो गार्ड्स के सामने से वो भाग कैसे गया? लेकिन ऐसा हुआ तो मानसिक बीमार बताकर जिहादी को बचाने की और दुनिया को ये दिखाने की कि आतंकी घटना नहीं है, वो कोशिश तो बेकार हो जाएगी ना। और डीजीपी साहब घटना के कुछ घंटों में ही खुद उसे मानसिक रोगी बता रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि घर में ट्रस्टेड आदमी जो आप बतौर कुक जिसको या बतौर डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की बात करे। कुछ रेलेवेंट क्ल्यूज़ ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट था। इतनी जल्दी क्यों? और मीडिया में उसकी डायरी भी पहुंच गई जो जांच के लिए पुलिस का अहम सबूत होनी चाहिए थी। डायरी को पढ़िए, बल्कि पढ़ने से पहले देखिए इतनी साफ और सुंदर हैंडराइटिंग, कंप्यूटर की तरह लाइन से लिखे हुए वाक्य। वो किसी मानसिक रोगी की लिखाई तो नहीं है। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट क्या, हम जैसे ही देखकर बता सकते हैं कि किसी मंदबुद्धि ने नहीं बल्कि किसी शातिर चालाक आदमी ने लिखा है। और बता रहे हैं कि उसे डिप्रेशन था। किस आधार पर? क्योंकि डायरी में लिखा था जिंदगी तो बस तकलीफ देती है, सुकून तो अब मौत ही देगी। आई वॉन्ट टू रीस्टार्ट माई लाइफ। प्यार प्यार में हमने अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर ली। अरे ऐसी बातें तो इंस्टाग्राम पर जाकर देख लो, 20 साल का हर लड़का लड़की यही तो लिख रहे हैं। इससे वो पागल साबित नहीं हो जाता। आखिर कौन है जो उसे पागल साबित करके सज़ा से बचाना चाहता है? उधर लश्कर तैयबा के TRF ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। उनके प्रवक्ता तनवीर अहमद ने कहा है कि ये तो केवल एक शुरुआत है, एक चेतावनी है हिंदुत्व की सरकार और उसके सहयोगियों को कि हम कहीं भी कभी भी हमला कर सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके घर में सफाई करने वाले, आपकी गाड़ी का पंक्चर बनाने वाला, आपके कपड़ों पर प्रेस करने वाला, सब्जी बेचने वाला कोई भी जिहादी हो सकता है। और उसे सर तन से जुदा करने के लिए हथियार की ज़रूरत नहीं है। वो सॉस की बोतल से भी ये काम कर सकता है। और आप भी उन पर वैसे ही विश्वास करते होंगे जैसे लोहिया जी यासिर पर करते थे। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है सोए हुए हिंदुओं के नाम। अभी बहुत से हिंदू रो रहे थे कि शांति दूतों को गरबे में नाचने क्यों नहीं जाने दे रहे। अरे वो नाच तुम्हारे लिए है, उनके लिए डांस जिहाद है। और तुम कह रहे थे ना कि सलमान तो गरबे में जा रहा है, सलमा कहाँ है? तो सुनो, वो भी अपने हिस्से का जिहाद कर रही है। गुजरात के खेड़ा जिले में टीचर शबनम मैडम बच्चों को गरबा करवा रही हैं तो हिंदू बच्चियों से हाय हुसैन के मजहबी नारे लगवा रही हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो हुई ख़त्म। और इस वीडियो में जो चीज़, जो सीन दिखाया गया या जो बातें बताई गई, ये चीज़ तो बहुत पहले से होती आ रही है कि मतलब अगर हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं या कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग अगर कुछ करते हैं तो उनको मतलब बहुत ज़्यादा बचाने के लोग आ जाते हैं। बहुत सारे NGO उनके केस लड़ने के लिए आ जाती हैं, उनके लिए बड़े से बड़े वकील भी हायर हो जाते हैं जो हम और आप सोच भी नहीं सकते। उस तरह के वकील, उतने महंगे महंगे वकील उनके लिए हायर होते हैं। और भगवान जाने उनको फंड कौन करता है। ये तो बहुत कि मतलब इतना पैसा कहाँ से आता है कि जो इंसान झोपड़ी में रह रहा है उनके केस लड़ने के लिए दुनिया के इंडिया के सबसे टॉप वकील आ रहे हैं। तो ये चीज़ एकदम जांच का विषय है कि ये ऐसे लोग आ कहाँ से रहे हैं। कि सबको पता है कि भाई उनके पास, जिनके पास 2 वक्त खाने की रोटी नहीं, उनके वकील को तो हायर करने के पैसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसमें कोई NGO इन्वॉल्व है।
और अभी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे एनजीओ को जांच करने के लिए आदेश भी दिया है कि उनका फंड कहाँ से आया, रेगुलेट करे। कई सारे एनजीओ को बैन भी किया है, कई सारे के एनजीओ के फंड पे रेगुलेशन किया है कि आप सिर्फ मतलब किस नाम पे फंड ले रहे हो। वो लेते हैं फंड इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन हेल्थ, क्या जिस चीज़ के लिया जा रहा है उसी चीज़ पे वो पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। डिफरेंट आपने देखा था जब पीएफआई बैन हुआ तो पीएफआई के साथ उसके सारे ऑर्गेनाइजेशन, रिहैब, पता नहीं ऑल इंडिया वुमेन, कितना वुमेन के नाम से बनाया था, कितना चाइल्ड के नाम से बनाया था, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन एक साथ बैन हो गए। ये सब मिलके मतलब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अंजाम देते थे और ये सारे मिलके ऐसे ही करते थे। तो जहाँ जहाँ इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है, लोगों का ब्रेन वॉश किया, जब मीडिया पहले से ये कह रहा है कि उनका स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं था। अरे सबका कैसे हो सकता है, जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं था। जिसका स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं तो वो काम कैसे कर लेगा, वो इतने दिन से पहले काम कैसे करता आ रहा होगा। एक इंसान जिसका स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं वो तो काम। और आप खुद सोचिए कोई डीजीपी या इतने बड़े आदमी के पास जो भी होते हैं या तो वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्वेंट होते हैं या गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्वेंट नहीं होते तो बहुत ट्रस्टेड होते हैं। ऐसे ही नहीं किसी को सड़क से उठा के रख लिया जाता है, उसके लिए भी वो एमटीएस वगैरह का एग्जाम पास करते हैं, मल्टीटास्किंग, तब वो एक डीजीपी मतलब आईएएस रैंक ऑफिसर उसके पोस्ट पे जाते हैं। तो आप ये सब चीज़ों को रिलेट करने की ज़रूरत है कि ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब बार बार इंस्टेंसेस ऐसे हो रहे हैं और बार बार मीडिया को इस तरह ढकना। लेकिन अगर लोग जागरूक होंगे तो मीडिया ढक नहीं पाएगी। लोग कहें कि आप क्यों ऐसे कवर कर, न्यूज़ तो कुछ ऐसी है, फिर उनको लग जाएगा ना कि जो उनका एफर्ट है जिससे वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल मतलब बेबुनियाद है, तो फिर अगली बार से वो कवर करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और भाई वो जो लास्ट वाला डायलॉग था कि भाई सलमा कहाँ है, सलमा तो कर ही रही है जिहाद, ये मैंने भी देखा था कि स्कूल टीचर्स बच्चों को फोर्स करती है। एक बच्चे का गीता फेंक दिया था, बहुत पहले की न्यूज़ सुनी थी कि बच्चे का क्लास 7 के बच्चे तो भगवत गीता उसके डस्टबिन में डाल दिया था, इस तरह की न्यूज़ आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सब अपने अपने वो एक मिशन पे निकले, उनके लिए एक मिशन है, उनको कोई मतलब नहीं है आप उनके लिए क्या किए हो, आप उनके लिए कितने ट्रस्टेड हो। वो इतना बुरी तरह ब्रेन वॉश, उनका सिर्फ एक ही मिशन है और उनको जब मौका मिलता है वो मिशन अंजाम दे देते हैं। पर पता नहीं हम ही लोग को चीज़ें समझ क्यों नहीं आती, हम इतना लेट क्यों समझते हैं, हम जल्दी क्यों नहीं चीज़ों को समझ पाते हैं। तो हमें अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। लोगों में जितना हो सके उतना अवेयरनेस फैलाइए कि चीज़ों को दिमाग अलर्ट करके सोचिए, इतना नहीं मतलब वो गंगा जमुनी तहजीब में बह जाइए। मैं तो यही सलाह दूंगी। मैं किसी रिलीजन को ऑफेंड नहीं कर रही हूँ, पर अगर रेकरिंग इवेंट होंगे तो भाई इंसान सवाल उठाएगा। और वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी हैव अ राइट टू रेज क्वेश्चंस। सो बस इसी नोट के साथ मैं वीडियो का अंत करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस पे रिएक्ट करूँ तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दीजिए फ्रेंड्स। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।